चलिए, अभी तक जहाँ तक हमने देखा था, ठीक ना, अलग अलग तरीके के एबायोटिक फैक्टर थे जिस पर डिपेंड कर रहा था इकोसिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है अलग अलग एबायोटिक फैक्टर के लिए कैसे रिस्पॉन्स दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे एक ग्राफ बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, के बढ़ने के साथ जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशन, ठीक ना, उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक, इसका एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक, यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज कि 3 तरीके के यहां पे ग्राफ आपको दिखाए गए हैं। एक पहला जो ग्राफ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ग्राफ ऐसा है कि एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस बढ़ने के साथ इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस बढ़ेंगे। यानी मान लीजिए बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो इनके भी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके का है जो क्या होता है कि बाहर के टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसके बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक ना, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं क्या, कन्फॉर्मर्स। क्या नाम देंगे, कन्फॉर्मर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, इन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, मेंटेन रहता है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी टेम्परेचर कितना भी बढ़ा ले ये हर जगह सेम रहेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहेगा, इंटरनल टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे कि रेगुलेटर्स, जैसे कि रेगुलेटर्स। अब एक है पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, पार्शियल रेगुलेटर्स का मतलब पहले समझते हैं, तीनों का मतलब समझते हैं। कन्फर्मर्स का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर their body temperature also increases। ठीक ना, यानी बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है एक्सटर्नल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, याद रहेगा। या फिर एक्टोथर्म्स, क्या नाम देंगे, एक्टोथर्म्स। याद रहेगा कि नहीं। चलिए, दूसरे वो है, ये कौन सा है, कन्फर्मर्स। ये कन्फर्मर्स के बारे में ये कहानी। रेगुलेटर्स जो हैं, इनमें अगर हम बात करें रेगुलेटर्स के बारे में, ठीक है, तो ये रेगुलेटर्स the organisms maintaining stable environment, stable internal environment, internal temperature और internal environment, ठीक है, and does not change with the change in external टेम्परेचर या एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक ना, हम किस में आ जाएंगे, रेगुलेटर्स में। यानी है क्या, कहने का जो मतलब है कि जो रेगुलेटर्स हैं, ठीक ना, उनके साथ क्या है एक एडवांटेज कि भैया बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस, तो भी हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। या फिर बाहर का टेम्परेचर हो गया अगर मान लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस, तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ही रहेगा।
ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को स्टेबल बनाकर रखते हैं और बाहर के टेम्परेचर के अनुसार हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हम मेंटेन करके रखते हैं एक कंडीशन जिसको हम नाम देते हैं होमियोस्टेसिस। क्या नाम देंगे? होमियोस्टेसिस, मेंटेनिंग स्टेबल कंडीशन, स्टेबल एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है, तो पार्शियल रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम तक तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, यानी कैन रेगुलेट द टेम्परेचर फॉर सम टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट द टेम्परेचर और इंटरनल इन्वायरमेंट changes with the external environment। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि भैया एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो मेंटेन करके रख रहा है कुछ टाइम तक के लिए, तो मान लीजिए इतने टेम्परेचर तक ये बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको क्या रख रहा है, स्टेबल रख रहा है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ने लगा तो उसके साथ इसके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स, एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा उल्टा बना दिया गया है। पार्शियल रेगुलेटर्स के लिए जो डायग्राम, जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो शुरुआत में क्या करेगा, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करे, यानी रेगुलेट कर लेगा अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद इनके बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये पार्शियल रेगुलेटर वाला जो चीज है ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा करके बनाया गया है, उसमें इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर का, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक ना, रेगुलेटर्स के नीचे जो लाइन लिखा हुआ है पार्शियल रेगुलेटर्स के बारे में, वो लाइन ये बताता है। ठीक, हाँ, तो कंडीशन ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये कन्फर्मर्स हो गए, ये पार्शियल रेगुलेटर्स हो गए और ये रेगुलेटर्स हो गए। याद रहेगा? हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक है लेकिन घबराना नहीं है, सालों से यही पिक्चर चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन लाइन पे अगर ध्यान दें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। ठीक, अगर एग्जाम में आ जाता है इस ग्राफ के साथ तो जो है भैया लिख देना। ठीक है, लेकिन जो सत्य है वो ये सत्य है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इसको फटाफट से लिख डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहां हम बात कर लेते हैं, जो रेगुलेटर्स हैं इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, वार्म ब्लडेड। क्या नाम दे सकते हैं? वार्म ब्लडेड या फिर एंडोथर्म। एंडोथर्म, ये याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं यहां पे, वो है माइग्रेट या माइग्रेशन। माइग्रेट, ठीक है, रेगुलेटर समझ गए? रेगुलेटर्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रख सकता है लंबे टाइम तक। बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, स्वेट, पसीना निकाल सकते हैं। पसीना निकालने से क्या होता है, एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। ठीक है, यानी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है हमारा, और ठंड हो जाए तो हम शिवर करते हैं, एक तरीके का एक्सरसाइज जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। कन्फर्मर्स क्या है कि भैया इनके साथ ये है कि इनको जब ठंड लगेगी तो ये बाहर आ जाएंगे धूप में। ठीक है, धूप सेकेंगे, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, और जैसे ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको लगता है कि बस बहुत हो गया, मजा आ गया अब, ठीक है, अब गर्म लग रहा है, तो ये फिर क्या होते हैं, अपने बिल में चले जाते हैं।
ठीक है, दोबारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइग्रेट के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि माइग्रेशन एक तरीके का क्या है, एक तरीके का कंडीशन जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेम्पररीली एक जगह पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को झेलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भैया अब नहीं झेला जा रहा है मेरे से, तो वो फिर क्या करते हैं, उस जगह के लिए को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी फंक्शन के लिए वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और दूसरे जगह आ जाते हैं। दूसरे जगह कहाँ? जहां उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट मिले, जिस तरीके का फूड वो खा रहा था उस तरीके का फूड मिले, और वो एरिया उसके लिए सही हो जहां पे वो सरवाइव कर सके। ठीक है, तो माइग्रेट में सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है साइबेरियन क्रेन का। साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये है एक बगुला, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, ये क्या होते हैं कि साइबेरिया जहां नॉर्मल टाइम पे क्या होते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। नॉर्मली टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए वहां पे साइबेरिया में टेम्परेचर है अगर 8 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली, तो ये साइबेरिया में ये रह तो रहे, ठीक ना। अब विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में तो भैया यहां टेम्परेचर और घट जाएगा, यानी माइनस में चले जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मर जाएंगे वहां। ये क्या करते हैं कि विंटर्स के टाइम पे यहां से साइबेरिया से उड़ के और कहां आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, अपने देश, स्वदेश। ठीक है, और अपने देश में कहां, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, यहां पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स, ये जो साइबेरियन क्रेन है, ये आ जाते हैं भैया साइबेरिया से उड़कर, क्योंकि जो नॉर्मल सर्दियों के टाइम है यहां पे वो टेम्परेचर होगा लगभग 6 से 8 डिग्री सेल्सियस। जो उधर नॉर्मल था वो यहां सर्दियों के टाइम यहां पे है राजस्थान में। ठीक, और सारे के सारे फूड, सारे के सारे रिसोर्स जो इनको चाहिए वो यहां इनको मिल जाता है। ठीक है, तो भरतपुर में इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बना दिया गया है नेशनल पार्क। नाम याद रखेंगे, इनका नाम है केओलाडो नेशनल पार्क। क्या नाम है, केओलाडो नेशनल पार्क। और ये केओलाडो नेशनल पार्क कहां है भैया, भरतपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। ठीक, और क्या होगा, जैसे ही गर्मियां आने लगेंगी यहां का टेम्परेचर फिर से क्या होगा, बढ़ने लगेगा राजस्थान का। और इसको तो आदत है भैया इतने टेम्परेचर पे रहने के लिए, तो ये फिर से गर्मियों के टाइम यहां भी टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, तो ये फिर से यहां से उड़कर फिर से पहुंच जाएंगे कहां, साइबेरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका भैया, माइग्रेशन का, माइग्रेट करने का। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइग्रेट के बाद। पहला क्या था, कन्फॉर्मर्स। दूसरा क्या था, कन्फॉर्मर्स। दूसरे हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स के अंदर ही पार्शियल रेगुलेटर्स को भी पढ़ना था। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ टाइम के लिए रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ टाइम तक के लिए स्टेबल रख सकते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। उसके बाद क्या होगा, एनवायरनमेंट के अनुसार फिर उनके बॉडी टेम्परेचर बढ़ने या घटने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां हम बात करते हैं, थर्ड है माइग्रेट करना और फोर्थ है सस्पेंड। सस्पेंड, जरा इनको समझ लेते हैं, सस्पेंड क्या है। तो सस्पेंड ऐसा फेनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करते हैं। ठीक, कि भैया बाहर अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो हम बाहर नहीं निकलेंगे, या जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है, अगर हम बात करें सस्पेंड के अंदर, तो सबसे पहली चीज है स्पोरुलेशन। क्या है सबसे पहली चीज, स्पोरुलेशन। तो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि फंजाई है,
हाँ कि ना? ठीक है। ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ठीक है। और स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं थिक वॉल्ड? ताकि क्या हो सके? टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन, द अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। तो ये क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, बैक्टीरिया और फंगस तो स्पोर्स बना रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो होते हैं एफीमेरल्स। एफीमेरल्स ऐसे प्लांट या सीड्स जो क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंसी में चले जाते हैं। ठीक है। डोरमेंसी का मतलब क्या है? कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इन्होंने क्या कर लिया है? स्लो डाउन कर लिया है। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर लिया। जैसे कि मान लीजिए अगर सीड है, सीड, ठीक, एक सीड मार्केट से खरीद के लाए और उस सीड को क्या किए? कागज में लपेट के और पैंट के पॉकेट में रख के भूल गए, 6 महीना भूल गए। ठीक, 6 महीने बाद भी उसको सीड को निकालेंगे तो वो सीड जस का तस रहेगा, जैसे का तैसा रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि पैंट में से पेड़ निकल जाए, नहीं ना। हाँ, तो होगा क्या? उस सीड को आप उस टाइम भी निकालोगे वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जब इसको ग्रो करने के लिए आसपास में कोई चीज नहीं थी, ना पानी था, ना मिट्टी था, ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, मिनरल्स था, तो ये ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक। लेकिन इसी सीड को 6 महीने बाद आप पॉकेट से निकाल के मिट्टी में डाल के पानी दे दो, 2-3 दिन में देखना एक छोटा सा पौधा निकल जाएगा। ठीक है। यानी तब तक जब तक कि इसको पानी, मिट्टी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, मिनरल्स नाम नहीं मिल रहे थे, तब तक ये सीड क्या था? डोरमेंट था। सीड क्या था? डोरमेंट कंडीशन में था। ठीक है। कब? इन अनफेवरेबल कंडीशन, इन अनफेवरेबल कंडीशन। सही की गलत? ठीक है। तो यहां पे एफीमेरल्स इनको नाम दिया जाता है सीड फॉर्म को, जो कि क्या शो करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंसी शो करते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जानवर हैं, ठीक ना, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एक जानवर है टेडी बियर। क्या है? टेडी बियर। ठीक है। ये बियर क्या करता है भैया? ये बियर करता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को हिंदी में बोलते हैं विंटर स्लीप। ठीक है, विंटर स्लीप हिंदी मतलब कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है। तो ठंड के टाइम ये क्या करते हैं? सोते हैं भैया। तो ये क्या करता है? हाइबरनेशन। यानी कहने का मतलब है कि जो भालू है, भालू, भालू क्या कर देता है भाई? हाँ, कि सर्दियां आने से पहले वो क्या करता है? अपने जितना भी फूड है वो जमा कर लेता है अपनी गुफा में। ठीक। और पूरी सर्दियां गुजार लेता है वो गुफा के अंदर ही। ठीक, गुफा के अंदर ही पूरी सर्दी गुजार लेता है वो। और जैसे ही सर्दियां खत्म होने लगती हैं तब फिर बाहर आता है वो। इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है। सांप भी करते हैं ऐसा, स्नेक्स हाइबरनेट करते हैं। ठीक ना। हाँ, अपने जो बिल होता है, ठीक है, उसमें ये छुपे हुए रहते हैं पूरी सर्दियों में, ये बाहर नहीं निकलते। ठीक। चलिए, तो ये तो थी भालू की कहानी। भालू क्या करता है? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप हाइबरनेशन कहलाता है। इसमें भालू क्या करता है? अपने हिसाब का खाना पीना लेकर गुफा के अंदर चले जाता है और पूरी सर्दियां गुफा के अंदर ही गुजार लेता है। इसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप या हाइबरनेशन। ठीक है। तो बेयर भी करता है ऐसा, स्नेक्स भी करते हैं ऐसा, हाइबरनेशन। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, सस्पेंड के अंदर ही आता है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप, गर्मियों में जो सोएंगे ऑर्गेनिजम्स।
ठीक ना। हाँ दोनों ही हो गया अंकित को। अंकित को दोनों बीमारी है हैं? तो ये बीमारी नहीं है, ये सोने की बीमारी है। ठीक है। हाँ चलिए, तो एस्टिवेशन है समर स्लीप, इसमें हम बात करते हैं कुछ स्नेल हैं, कुछ फिशेज हैं। हाँ ये सब क्या करते हैं समर के टाइम में, यानी जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक, तो ये समर स्लीप दिखाते हैं, यानी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं। ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है डायापॉज, जरा इसको भी समझ लेंगे हम। तो डायापॉज जनरली दिखाई, डायापॉज का मतलब है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे डायापॉज के अंदर एग्जाम्पल आते हैं कुछ जू प्लैंक्टन्स के, समंदर में रहने वाले जू प्लैंक्टन्स। ठीक है। ये क्या करते हैं डायापॉज। डायापॉज का मतलब क्या, इसमें है क्या, करते क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि स्लो डाउन कर देते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। समझा? नहीं तो समझा नहीं, समझ में आ गया है अंकित? आया? झूठ? आयुष आ गया? सच बोलता है कि झूठ बोलता है? क्या है? हाइबरनेशन हो रहा तुमको? कंबल ला दें? चलिए अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक ना, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जो रहने के लिए बने हुए हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है उस एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो एक एग्जांपल आता है कंगारू रैट का। ठीक है। कंगारू रैट क्या है भाई, रहने वाला कहाँ का है ये? हाँ डेजर्ट में रहने वाला ये चूहा है, इसका नाम है कंगारू रैट। इसको मिटका दूं क्या? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन जरा ध्यान से समझेंगे। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढाल लेना। ठीक है, अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढाल लेना। तो जो अडेप्टेशंस हैं, इनके अगर एग्जांपल में हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक नाम सामने आता है, इसका नाम है कंगारू रैट। ये कंगारू रैट, ठीक है। ये जो चूहा है, हैं? जो चूहा है वो चूहा नहीं है, वो कैंगरू है। चूहा नहीं है? चूहा कैसे बना है भाई? मतलब जो चूहा है वो चूहा नहीं है, वो कंगारू है। नहीं है ना, इसका पैर है कंगारू जैसे। ठीक है। हाँ, इसका जो पीछे वाला पैर है ये कैसा है, कंगारू जैसा। पीछे वाला पैर, आगे वाला नहीं। हाँ पीछे वाला पैर, तीसरा पैर। ठीक है। ठीक है। चलिए ये है क्या, कंगारू रैट। कंगारू है। ठीक है। अरे एक बार उस पे देख लेना, गूगल पे देख लेना, नजर आ जाएगा फोटो। ये मेरे से थोड़ा बंदर जैसा बन गया, लेकिन ये कंगारू रैट है ये। ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताया जाता है कि भैया ये रहते हैं कहाँ, डेजर्ट में। कहाँ रहेंगे, डेजर्ट में। और डेजर्ट में रहते हैं। और इस चूहे के बारे में ये कहना है कि भैया ये पानी नहीं पीता है। ठीक ना, ये पानी अगर इसको आप पिलाओगे तो ये नहीं पीता है पानी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो अंदर बॉडी की जो कंपोजिशन है, जिस तरीके का इनका बॉडी का डिजाइन है, ठीक ना, इनमें होता क्या है कि जो भी चीज ये खाते हैं डेजर्ट में, कीड़े मकोड़े खा लें, कोई प्लांट खा लें, कोई कूड़ा कचड़ा खा लें, तो उनसे जाने वाले जो फैट हैं इनकी बॉडी में, ठीक ना, ये फैट्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। बॉडी के अंदर फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद वाटर रिलीज होता है और इनकी बॉडी में वाटर की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। क्योंकि इसको डेजर्ट में पानी वैसे भी नहीं मिलेगा, तो फिर पानी कहां से इसको मिलेगा, फिर पूरा कैसे होगा, पानी की जो कमी है। क्योंकि सेल टिश्यू बनने के लिए तो पानी चाहिए, है ना। तो यहां पे पानी की कमी कैसे पूरी होगी भैया, तो जो भी ये खाते हैं, ठीक है,
इनके बॉडी का जो इंटरनल फैट है उनका ऑक्सीडेशन होता है और उनसे वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं, तो इसको हम बताते हैं कि वाटर दे मीट वाटर रिक्वायरमेंट, देयर वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इनके बॉडी में जो वाटर की कमी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है कैसे? इनके बॉडी के अंदर जो इंटरनल फैट है उसका ऑक्सीडेशन करके उसमें से वाटर रिलीज कराया जा सकता है। ठीक है, और तो और इनके पास एबिलिटी है, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ठीक ना, देयर यूरिन। इससे क्या होगा कि वाटर लॉस से बच गया, प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो वाटर लॉस से ये बच गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट हैं, जैसे ओपुंसिया, ये कौन सा कैक्टस है ना, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं? डेजर्ट में। इनको भी पानी की कमी होती होगी। ये पानी की कमी पूरा कैसे करेगा? तो भैया सबसे पहली चीज कि इनके पास है फ्लैटेंड स्टेम, और ये जो स्टेम है इनके ऊपर थिक कोटिंग है वैक्स की, हम नाम देते हैं इसके ऊपर थिक क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसके बाद है इनके जो स्टोमेटा हैं वो एकदम अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो भैया ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस, उससे बचाना है। तो स्टोमेटा अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, इस मोटे लेयर के अंदर धंसे हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं संकेन स्टोमेटा। क्या नाम देंगे? संकेन स्टोमेटा। ठीक है, हाँ डीप है, ठीक ना, डीप है यानी धंसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो लीव्स हैं, वो लीव्स किस में कन्वर्ट हो गए हैं भैया? स्पाइंस में। हाँ, स्पाइंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर लीफ खुला हुआ होता तो स्टोमेटा से क्या हो जाता? ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स ने अपने आप को क्या किया है? सिकोड़ कर क्या बना लिया है? स्पाइंस बना लिया है, ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इनके अलावा, इन चारों के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें चलता है कैम पाथवे। और कैम पाथवे का कहना है कि भैया स्टोमेटा कब खुलेगा? स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो ये अडेप्टेशंस हैं डेजर्ट के अंदर कंगारू रैट का और कैक्टस का। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, स्पाइन्स जो है ये लीफ के मॉडिफिकेशन है और थॉर्न्स जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? ठीक। इनके अलावा ये डेजर्ट के एडेप्टेशंस हैं कंगारू रैट और कैक्टस। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक है एलेंस रूल। एलेंस रूल के अनुसार, इसको क्लियर कर देता हूं। अगर एलेंस रूल को हम माने तो एलन का रूल ये था कि जो ठंडे इलाके में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे, सरफेस एरिया कम होगा। अडेप्टेशंस, ठीक ना, इसके अंदर आता है एलेंस रूल। ठीक ना, एलेंस रूल क्या कहता है कि भैया एनिमल्स इन कोल्डर एरियाज और कोल्डर क्लाइमेट
ठीक है, हैव स्मॉल एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, ये किस चीज के लिए है? टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जितना कम होगा हीट लॉस भी उतना कम होगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? बन जाएगा, ठीक है। तो हेलन का कहना था कि भैया एनिमल्स इन कोल्डर एरियाज हैव स्मॉल एक्सट्रीमिटीज, ताकि सरफेस एरिया कम हो और हीट लॉस कम हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ ठंडे इलाके में रहने वाला एक पोलर बेयर है, इस पोलर बेयर के बारे में अगर बात करें तो इन पोलर बेयर के जो पूरी बॉडी है उनके कंपैरिजन में पोलर बेयर के ठीक ना, पूरी जो बॉडी है उनके कंपैरिजन में इनकी आंखें, इनके नाक, इनके कान, ठीक है, इनके जो नीचे पैर के नीचे के जो उंगलियां हैं और उनके नीचे का जो जगह है वो सब क्या है? बहुत ही छोटे हैं। ऐसा क्यों? ताकि सरफेस एरिया कम रहे, क्योंकि बॉडी पे अगर हम बात करें तो इनके ऊपर फैट की लेयर है इनके बॉडी पे, और हाँ ब्लबर्स जिनको बोलते हैं, और ऊपर से फर भी है, ठीक है। लेकिन ऐसे एरियाज जहां से हीट लॉस हो सकते हैं, जो एक्सट्रीम पार्ट वाले एरिया है, एक्सट्रीम वाले यानी एकदम किनारे वाला, तो किनारे वाला क्या हो गया? इसकी नाक, नाक के ऊपर फर है क्या? नहीं है। कान के अंदर हवा जा सकता है, फर है क्या कान के अंदर? नहीं है, ठीक है। आंखों की जो पुतलियां हैं इनके पास कवर है क्या? फर है क्या? नहीं है। तो वो एरियाज क्या हैं? छोटे हैं, ताकि हीट लॉस कम। नहीं तो क्या होगा? ये ठंडे इलाकों में ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक, सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें एक रस्सी के ऊपर हम जब कपड़े डाल देते हैं तो क्या कपड़े को हम इस तरीके से डालते हैं क्या? या कपड़े को इस तरीके से डालते हैं? ठीक ना। तो कपड़े को हम फैला कर डालते हैं, क्यों? ताकि भैया जल्दी सूखे ये, ठीक है, इनमें से लॉस जल्दी हो, यानी जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। तो सरफेस एरिया हमने बड़ा कर दिया किस चीज के लिए? ताकि इवेपोरेशन जल्दी हो जाए वाटर का धूप में। लेकिन इसको अगर रख दो तो 2 दिन तक ऐसे ही गीला रहेगा, ये मच्छर और हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो है क्या? सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा हीट लॉस उतना ज्यादा होगा। इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स के क्या है? एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट है, छोटे हैं, ताकि सरफेस एरिया कम हो, रिड्यूस हो जाए और हीट लॉस भी कम हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलो इसको फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, कभी भी अगर आप जाएं कहां पे? पहाड़ों पे, ठीक है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों पे खो गया, आप चले गए यहां पहाड़ पे, ठीक है। तो है क्या? इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है, आपके ब्रेन तक सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन जो है भैया काम करना बंद कर देगा। इसकी वजह से क्या आता है? चक्कर आता है, नौजिया बोलते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, ठीक है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग हो भी जाता है, ठीक है। और क्या होते हैं भैया? पैल्पिटेशंस, ठीक है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, ठीक है क्या? इसकी वजह से क्या है कि हमारा बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, कि बॉडी को लगता है कि हमारे पास जितने आरबीसीज हैं वो सही अमाउंट में ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक। तो यहां पे बॉडी क्या करता है? आरबीसी का नंबर बढ़ा देता है, ठीक है। और आरबीसी का नंबर बढ़ेगा अगर, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का नंबर ज्यादा है। अब हर एक हीमोग्लोबिन जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ सकता था, ज्यादा बनने की वजह से क्या है? वो 1 2 मॉलिक्यूल ही पकड़ पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर,
साथ में जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और साथ में क्या होगा भैया, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो दर है वो बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। और इतना कुछ होने के बाद फिर आप क्या करोगे, उस इन्वायरमेंट में आप एकोमोडेट कर जाओगे। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्लेमेटाइजेशन। ठीक ना, यानी अपने आप को हाई एल्टीट्यूड्स पे ढाल लेना, इनकी वजह से ये कहलाता है एक्लेमेटाइजेशन। ठीक, तो जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, उनमें आरबीसी का काउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो लोग ज़्यादा गोरे दिखते हैं, ज़्यादा लाल दिखते हैं, रेड दिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, सबसे पहली चीज़ तो एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चक्कर वक्कर आना। ठीक, किसकी वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से। ठीक है, तो क्या है, हाइपोक्सिया इसी को बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर है, वो कम हो जाना। ठीक है, इसको नाम देते हैं हाइपोक्सिया। तो एल्टीट्यूड सिकनेस में यही देखा जाता है, और बॉडी हमारा ये मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है, और इस कंडीशन को हम कुछ देर बाद झेल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। ये समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं भैया, डेजर्ट में रहने वाले कुछ लिजर्ड हैं, डेजर्ट लिजर्ड। अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये डेजर्ट लिजर्ड भी अलग तरीके के फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस दिखाते हैं अडेप्ट करने के लिए। ये क्या करते हैं कि भैया गर्मी सेकनी होती है इनको, बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना होता है, बॉडी टेम्परेचर अगर इनको इंक्रीज करना होता है तो ये क्या करते हैं, बास्क इन सन, यानी धूप सेक लेते हैं। ठीक है, बास्क करना मतलब क्या है, धूप सेकना। ठीक है, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर को फिर कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए ये क्या कर लेते हैं भैया, बिल में छुप जाते हैं। तो अपना जो बरो बनाते हैं, ये गड्ढे, बिल, छोटे छोटे छेद, ठीक ना, उनके अंदर ये क्या कर लेते हैं, घुस जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का खत्म करेंगे।